हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश ग्रामर का एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में हॉस्टल वार्डन का भी तैयारी कराया जा रहा है और उससे संबंधित हम मैथ्स के भी वीडियोज़ डाल रहे हैं, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान की तैयारी करा रहे हैं, इंग्लिश की, कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जा रही है। उसी श्रृंखला में हम इंग्लिश ग्रामर का भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिससे हम सबको पता है कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर के 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी 5 नंबर की तैयारी करने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए जितने भी इसके सिलेबस में टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, सबको यहाँ पे सभी से क्वेश्चन लेकर मैं आपकी यहाँ पे एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराऊंगा और साथ ही साथ मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको एक बार दिखा दूं, इसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है हॉस्टल वार्डन, सीजी हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें आपसे 5 अंकों के 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे। सिलेबस कुछ इस प्रकार है कि यूनिट 1 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जैसे नंबर हो गया, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फेर हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इससे पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं यूनिट 2 में जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, कन्वर्जन भी पूछता है। यूनिट 3 में जाएंगे तो वोकैब से आपसे पूछा जाएगा, वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग्स हो गया। ये पूरा है हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। तो इन्हीं का मिला जुला के मैं हर एक इंग्लिश वाला जो टेस्ट होगा उसमें मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसका डिस्कशन भी करूँगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये जो वीडियोस होगा केवल हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं, आप सीजी व्यापम का जितने भी एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वैसे ही लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये 10 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है, और इस तरह की वीडियोज़ अगर और आगे चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार आपके लिए, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करिएगा, इसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन और आंसर मैच करिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल। ये चारों सेंटेंसेस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें आर्टिकल का गलत तरीके से यूज़ किया गया है, या फिर आर्टिकल गलत यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस है, इसमें आपको बताना है कि किसमें गलत है। ऑप्शन ए है, सी इज़ एन इंटेलिजेंट। दूसरा है, आई कैन प्ले द गिटार, ठीक है। आर्टिकल हमको पता है कि ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को यहाँ पे प्लेस किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो एन किया गया है। दूसरे में गए तो आई कैन प्ले द गिटार, फिर इसके बाद तीसरा है, द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, और चौथा है, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। तो चारों में हमने आर्टिकल देख लिया। अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें से गलत आर्टिकल को यूज़ किया गया है, या तो वहाँ पे होगा, नहीं होगा, या फिर होगा भी तो गलत होगा, कौन सा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में ही गलत तरीके से आर्टिकल यूज़ किया गया है, ठीक है। क्या बोला है, सी इज़ एन इंटेलिजेंट, ठीक है। एक्चुअली में हम सबको पता है कि ए और एन जो है ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो एक वचन की जो संज्ञा होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम सबको पता है ये इंटेलिजेंट कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि ए और एन जो है उसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल जो नाउन है उसमें प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा ही नहीं। क्योंकि इंटेलिजेंसी जो होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, वो नाउन तो सिंगुलर नंबर तो है नहीं या काउंटेबल तो है नहीं, इससे यहाँ पे एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो ए और एन होता है ना, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। तो अगर कोई नाउन है, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब ऐसा नाउन जो काउंट नहीं किया जा सकता, अगर वो है, या फिर कह लीजिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, मतलब बहुसंख्यक, ठीक है, बहुवचन है, ठीक है, मतलब कह लीजिए कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब एक से अधिक काउंट संख्या वाला है, उसके पहले, या फिर कह लीजिए कोई सिंगल एडजेक्टिव है, कोई विशेषण है, उसके पहले भी, इन सब के पहले, ठीक है, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है जो कि गलत होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता, ठीक है, ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सी इज एन इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है।
इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि अगर ये ऐसा होता कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अगर ऐसा होता तो सही हो जाता। कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अगर ऐसा होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन का यूज किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला अगर देखेंगे तो केवल एडजेक्टिव है, विशेषता बतला रहा है। लेकिन मैं बताया कि केवल एडजेक्टिव है बिना नाउन का, तो उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमने एक नाउन यूज कर लिया गर्ल, तब ये जाके सही हो जाएगा। ठीक है, और आप सबको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी आई कैन प्ले द गिटार, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये वाला सही है। द पुलिस हिट ऑन द हेड, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये भी सही होगा। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, देखिए कभी भी जब कोई चीज़ दर की बात किया हो, मात्रा हिसाब का अगर बात किया जाएगा, मेजरमेंट की बात किया जाएगा, तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। जो शुगर है या जो चीनी है किलो के भाव से बेचा जाता है, तो किलो जो है उसके पहले द का प्रयोग होगा। इसलिए बी सी डी तो बिल्कुल सही है, बट ए जो है वो गलत था। क्यों गलत था मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। किसका किसका ये सही आंसर था आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये सेंटेंस सही है कि गलत। क्वेश्चन है कि गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ठीक है, ये सेंटेंस है। क्वेश्चन में कमेंट करके आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। इसका आंसर मैं अपना टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा, अगर किसी को नहीं पता होगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरल नंबर। ठीक है, मैं बताया कि सारे टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल था, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरल नाउन। ठीक है, यहाँ पे नंबर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर दो तरह का होगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो आपको यही पे बताना है कि ऐसा कौन सा जो नाउन का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन, बॉयज फ्रेंड, एजेंडा और क्राइटेरिया, ये चारों में से कौन सा प्लूरल नाउन नहीं है। ठीक है, हमने बताया कि नाउन दो तरह का होगा, एक सिंगुलर नाउन वो होता है जिससे किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति और स्थान की बात होता है। प्लूरल नाउन वो हो जाता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बातों की पता चलता है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा प्लूरल नाउन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, चिल्ड्रन, बॉयज फ्रेंड, एजेंडा या फिर क्राइटेरिया, कौन सा नहीं है आपको बताना है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन तो बिल्कुल है, ये प्लूरल नाउन है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड का ही प्लूरल नंबर चिल्ड्रन होता है, तो ये तो है। बॉयज फ्रेंड, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी एजेंडा भी, ये बिल्कुल भी प्लूरल नंबर है, क्योंकि ये एजेंडम का प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, किसका? एजेंडम का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एजेंडम जो है सिंगुलर नाउन होता है और इसी का प्लूरल हो जाता है एजेंडा। उसी तरह क्राइटेरिया भी प्लूरल नाउन है, क्राइटेरियन का। ठीक है, क्राइटेरियन ये जो है ये सिंगुलर है, इसी का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि बॉयज फ्रेंड ये गलत तरीके से प्लूरल बनाया गया है। इसको सही तरीके से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? बॉयज फ्रेंड नहीं होगा, बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, जो रूट वर्ड होता है उसमें एस या एस लगाया जाता है। अब ये बॉय फ्रेंड्स अगर होता तब ये जाके बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कुछ मैं यहाँ पे सिंगुलर नाउन दे रहा हूँ उसको आप प्लूरल कन्वर्ट करके बताइएगा। बताइए कि जो मंकी होता है, ठीक है, मंकी, इसका प्लूरल क्या होगा? दूसरा स्टेपसन, इसका प्लूरल क्या होगा? ये दोनों को आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, प्लूरल नाउन क्या होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न जो है आपके लिए जेंडर से क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हमने अभी नंबर का देखा था। तीसरा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्टली यहाँ पे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट नहीं किया गया है, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे जेंडर से संबंधित है। विजार्ड का विच होता है क्या? नेफ्यू का निस होता है क्या? एर का एरेस होता है क्या? या फिर मास्टर का मास्ट्रेस होता है क्या? इसमें से कौन सा जो है गलत है आपको बताना है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी विजार्ड का विच होता है सही है, नेफ्यू का निस होता है सही है, एर का एरेस होता है बिल्कुल सही है। ठीक है, मास्टर का मास्ट्रेस नहीं होता, ये गलत दिया है।
ठीक है। तो मास्टर का होता क्या है, तो मास्टर का होता है मिस्ट्रेस, MISTRESS, ठीक है, याद रखिएगा, ये होता है मिस्ट्रेस, MISTRESS, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मास्टर का प्लूरल क्या, मास्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मिस्ट्रेस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमका इसका आंसर क्या होगा। अच्छा चलिए, आंसर तो आपको डी पता चल जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप उसका मैस्कुलिन से फेमिनिन कन्वर्ट करके दिखाएगा। मैं पुलिंग यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैस्कुलिन जेंडर में आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करके आप कमेंट करिएगा। तो पहला है टाइगर, ठीक है, टाइगर का क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है कमेंट करिएगा। लॉयन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है कमेंट करिएगा। और गॉड का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, ये चारों का कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, और जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस सबको, और जो मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ इन सबको आप एटलीस्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चौथा प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट, मतलब ये चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। शी लव्स हिम, दूसरा है आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, तीसरा है योर हाउस इज ब्यूटीफुल, और चौथा है लेट ही डू दिस वर्क। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है, बताइए। तो वीडियो को पॉज करिएगा और खुद भी आंसर देने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है, ये वाला ही गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए शी लव्स हिम ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, देखिए यहाँ पे आवर इज अ ग्रेट कंट्री नहीं होगा, आवर्स होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है, तो आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री होगा, ये बिल्कुल सही है। योर हाउस इज ब्यूटीफुल ये भी सही है। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है लेट ही डू दिस वर्क ये गलत है, ठीक है। इसका सही क्या होगा, तो लेट हिम डू दिस वर्क, ही के जगह क्या हो जाएगा, हिम होगा। ये जो है सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे यूज होगा, लेट हिम डू दिस वर्क, ये बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री ये सही क्यों है, क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, जो पजेसिव प्रोनाउन का जब प्रयोग होगा तो वर्ब के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये पूरा एक्चुअली में क्वेश्चन जो है ना ये प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्स जो है एक तरह का क्या है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, इसका जो प्रयोग होता है वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री बिल्कुल सही है, लेकिन इसी तरह अगर यहाँ पे ऐसा लिखा जाता कि आवर इज अ ग्रेट कंट्री ऐसा होता तो ये वाला गलत हो जाता। तो आवर की जगह आवर्स का ही यूज किया जाएगा, तब वो पजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को, मैं कभी प्रोनाउन अलग से किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो ये सब और अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी मैं बस क्वेश्चन करा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा डाउट भी क्लियर करते चल रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत था, तो उसका सही था क्या, लेट हिम डू दिस वर्क, अगर ऐसा होता तो सही होता, ठीक है। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, बताइए कि ये चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है। ये एक्चुअली में जो क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन एडजेक्टिव है, विशेषण के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है, एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, मतलब ये चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है, आपको ये बताना है, ठीक है। देयर आर सिंगल वेरियस रूम, दूसरा है बी दे हैव रेड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तीसरा है देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, और चौथा है दिस इज योर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है ये चारों में से, बाकी तीन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों समझा, अभी सारे चीज़ को यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट डाउन करके रखिएगा। देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है किसका, पॉन्ड के अंदर जो पानी है वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कहीं पर भी अगर मात्रा की बात होगा, ठीक है,
क्वांटिटी की बात होगा, ठीक है, मात्रा की बात होगा, तो उसके साथ मच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर इन द पॉन्ड बोल रहा है, ठीक है, किसी मात्रा की बात कर रहा है, तो उसके केस में हमको यहाँ पे मच का प्रयोग किया जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर ऐसा होता देयर इज मैनी वाटर इन द पॉन्ड, तब वो जाके गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैनी एडजेक्टिव होता है, मच भी एक तरह का एडजेक्टिव है, ठीक है, मैनी भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैनी का प्रयोग किसके साथ होगा? तो जहाँ पे संख्या की बोध होगा, जहाँ पे नंबर की बोध होगा, ठीक है, संख्या का जहाँ पे बोध होगा वहाँ पे हम मैनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वाटर जो है मात्रा की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मच का प्रयोग होगा, ना कि मैनी का प्रयोग होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जहाँ पे संख्या की बोध होगा वहाँ पे मैनी का यूज करिएगा, जहाँ पे मात्रा की बात होगा, क्वांटिटी की बात होगा, वहाँ पे मच का प्रयोग करिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट था, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए अब देखते हैं कि गलत क्यों है। देयर आर सिंगल वेरियस रूम्स, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका सही क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि देयर आर सिंगल वेरियस रूम, ये तो ऐसे ही ऑलरेडी गलत है। यहाँ पे सही तरीके से होना चाहिए देयर आर वेरियस सिंगल रूम, मतलब सिंगल रूम बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अगर वेरियस पहले होता, सिंगल बाद में होता, तो हमारा जाके ये सही हो जाता। तो इसका करेक्ट कैसे करेंगे? ये वेरियस को पहले कर दीजिए और सिंगल को बाद में कर दीजिए। देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स, तब ये जाके करेक्ट हो जाता, ठीक है। बी गलत क्यों है? दे हैव रेड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ये गलत है। क्यों गलत है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। 3 चीज़ यहाँ पे समझना है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, एक होता है कार्डिनल और एडजेक्टिव, ठीक है, ऑर्डिनल, कार्डिनल, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ऑर्डिनल में क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जो लिखते हैं, ये सब को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि हम जो 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब जो लिखते हैं ये कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। और वहीं पे जो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब जो लिखते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसमें जब भी हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव तीनों तरह का एडजेक्टिव होता है, तो हमको इसी ऑर्डर में यूज़ करना होता है, ठीक है। पहले क्या यूज़ करना होता है? पहले ऑर्डिनल यूज़ करते हैं, इसके बाद कार्डिनल यूज़ करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दे हैव रेड द 5 देखिए 1 2 3 4 5, ये तो कार्डिनल आएगा। इसके बाद फर्स्ट किस में आ रहा है? ऑर्डिनल में आता है। मतलब आपको पहले ऑर्डिनल यूज़ करना है, फिर कार्डिनल यूज़ करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव यूज़ करना होता है। तो हमारे पास कार्डिनल और ऑर्डिनल है, तो इन दोनों को हमको अरेंज करना पड़ेगा। मतलब ये सही कैसे करते? तो दे हैव रेड द फर्स्ट 5 चैप्टर्स, ये वाला पहले होता, फर्स्ट पहले होता और 5 बाद में होता, तब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा, जहाँ पे जिस सेंटेंस में अगर ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव तीनों हो, तो आपको इसी ऑर्डर में उसको अरेंज करना होता है। जो आगे पीछे उसको अरेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा विकल्प जो है दिस इज योर, ये गलत है, ठीक है। दिस इज योर गलत क्यों है? क्योंकि जब भी पजेसिव ऑब्जेक्टिव होगा, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव होगा, तो उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। जैसे योर हो गया, आवर हो गया, माई हो गया, ये सब क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो उसके बाद किसी न किसी नाउन का होना आवश्यक होता है। कैसे? जैसे अगर ये इसी में अगर ऐसा होता कि दिस इज योर पेन, अगर यहाँ पे मैं नाउन का प्रयोग कर देता योर के बाद, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल दिस इज योर है, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इट इज माई, इट इज माई, अगर ऐसा होता तो ये गलत होगा। लेकिन इसी के अगर कोई आगे नाउन लग जाता, इट इज माई पेन, तो ये सही हो जाता। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कोई भी अगर पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो उसके बाद नाउन का होना आवश्यक होता है। अगर नाउन नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही समझ में आया, और बाकी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब छठवां प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। छठवां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है कंजक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कंजक्शन के ऊपर। देखिए कंजक्शन क्या होता है? एक ऐसा
बोल लीजिए कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे नीदर, जैसे आपने सुना होगा नीदर नॉर, ठीक है, ईदर और, ये सभी के सभी कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक है, विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, मतलब 4 में से 3 जो है सही है और एक ऐसा गलत होगा। बताइए, पहला है नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। दूसरा, नीदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स हैज कम। तीसरा है व्हेन द चाइल्ड सॉ इट्स पेरेंट इट बिकम हैप्पी। चौथा है दो शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट। ये चारों में से मैं सबको समझाऊंगा कि आखिर क्यों सही है क्यों गलत है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है। ठीक है, हमको यही तो पता करना है कि विच इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? पहला और दूसरा विकल्प सिमिलर टाइप से समझिएगा। जैसे नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क, मतलब ना तो सीता ना ही उसकी बहनें जो हैं काम को कंप्लीट किए हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हर सिस्टर्स, ये प्लूरल नाउन है कि नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा सिस्टर्स की बात करें तो सिस्टर जब यहाँ पे एक से ज़्यादा प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हुआ है। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अगर जाएंगे तो क्या लिखा है, नीदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यहाँ पे हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। हैज़ की जगह अगर यहाँ पे भी हैव होता तो ये सेंटेंस भी सही हो जाता। अब समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ लिख दिया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हैव होता तो ये सही होता, हैज़ दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है ना कि हैज़ का। ठीक है, तो अगर इसको करेक्ट करना होता तो कैसे करते, नीदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाता। तीसरा जो है सही है, क्यों, when the child saw its parent it become happy, ये सही है, याद रखिएगा। अब इस चीज को कुछ चीजें यहाँ पे समझा रहा हूं, आपको याद क्या रखना है कि जब एक यहाँ पे when का प्रयोग कब होता है, यहाँ पे दो चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दो यहाँ पे कंजक्शन की मैं बात बता रहा हूँ। एक होता है when और एक होता है while। ये दोनों का प्रयोग किस किस जगह पे होता है इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे देखिए व्हेन द चाइल्ड सॉ इट्स पेरेंट, जब बच्चा जो है अपने पेरेंट को देखता है, इट बिकम हैप्पी, तो वह खुश हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक घटना होने के बाद दूसरा घटना घट रहा है। ठीक है, एक घटना समाप्त होता है तब दूसरा घटना शुरू होता है। पहला घटना क्या होता है कि वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को देखता है, इसके बाद वो खुश होता है। ठीक है, एक घटना को घटने के बाद दूसरी घटना घटता है तब वहाँ पे वेन का प्रयोग होता है, इसलिए सही है। अब वाइल का प्रयोग क्या होता है, जब दो घटनाएं एक साथ चल रहा होता है तब वाइल का प्रयोग होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। चौथा विकल्प क्या है, दो शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस सही है। कैसे, क्योंकि जब कभी भी आपको दो कंजक्शन दिखे, ऑल्दो दिखे या फिर दो दिखे, ये दोनों में से कोई भी अगर आपको कंजक्शन दिखाई दे तो आपको याद रखना है कि इनके साथ हमेशा या तो येट का प्रयोग होता है या फिर कॉमा लगा के प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दो शी इज पुअर, यहाँ पे येट लिखा हुआ है, शी इज ऑनेस्ट, मतलब शी इज पुअर और शी इज ऑनेस्ट, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको दो और एट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कॉमा भी यूज किया जा सकता है, दो शी इज पुअर कॉमा शी इज ऑनेस्ट, ऐसा भी यूज किया जा सकता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑल्दो या फिर दो के साथ या तो येट आपको देखने को मिलेगा या तो कॉमा देखने को मिलेगा। अगर दोनों है, दोनों में से कोई एक वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन दो या दो से अधिक दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर कह लीजिए कि ऐसे वर्ड या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंजक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे 4-5 मैंने यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे क्लियर कराया टॉपिक, मतलब 4-5 ऐसे स्टेप क्लियर कराया जिससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न जो है आपके लिए ये प्रीपोजिशन पर बेस्ड है। ठीक है, 7वां प्रश्न जो है बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन है।
प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, मतलब चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट है। दे केम टू मी एट द नाइट, दूसरा है ही जंप्ड इन द रिवर, तीसरा है वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव एट कोलकाता। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो है दे केम टू मी एट नाइट, ये वाला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है मैं इसको भी क्लियर करा दे रहा हूं। देखिए, क्योंकि दे केम टू मी एट नाइट, यहां पे जब कभी भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब भी कोई भी अगर किसी दिन के हिस्से की बात कर रहा हूं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, दिन में डे, अगर ये किसी दिन के किसी हिस्से की बात कर रहा हो तो उसके साथ एट के जगह इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ये गलत हो जा रहा है। अगर ऐसा होता दे केम टू मी इन द नाइट होता, ठीक है, तब जाके ये वाला सही हो जाता। तो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में कई जगह एट द नाइट भी प्रयोग किया जाता है, जब किसी निश्चित रात की बात कर रहा होगा ना तब की बात करते हैं। ठीक है, जैसे इन द नाइट अगर यहाँ पे होता है तो किसी निश्चित रात की बात कर रहा होगा। ठीक है, अगर एट नाइट का प्रयोग करेगा तो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये गलत इसलिए क्योंकि इन द नाइट का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए था। दूसरा है ही जंप्ड इन द रिवर, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब कभी भी कोई अगर मान लो कोई इंसान है किसी रिवर में या किसी नदी में जंप कर रहा है तो वहाँ पे एक मोशन की बात हो रहा है। जब वो जंप करता है तो एक मोशन होता है। जब भी मोशन से जंप करना या एक से दूसरे जगह जाना की बात होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इन के जगह इन टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये गलत क्यों है, क्योंकि ही जंप्ड इन द रिवर लिखा है। अगर इन के जगह यहाँ पे इन टू का प्रयोग होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, ही जंप्ड इन टू द रिवर होता, यहाँ पे एट के जगह इन का प्रयोग होता इसमें, तो ये वाला सही हो जाता। सी विकल्प जो है वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट द 100 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर परिवर्तित होता है, वेपर में, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे एट का प्रयोग ही होगा, क्योंकि जब कभी भी, याद रखिएगा, जब कभी भी किसी चीज़ के रूप में परिवर्तन हो रहा हो या फिर अवस्था में या फिर स्टेट में चेंज हो रहा हो तो वहाँ पे एट का ही प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस सॉरी एट तो यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे इन की बात कर रहा हूँ, ये वाला इन टू। ठीक है, जब किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके शेप में चेंजेस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। तो वाटर जो है, देखिए ये कितना द्रव के रूप में है, अब वाष्प के रूप में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि यही वाला सेंटेंस जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी, संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव एट कोलकाता, ये गलत क्यों है, क्योंकि कोलकाता एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है। ठीक है, तो जब कोई बड़ा स्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब कभी भी किसी बड़े स्थान की बात कर रहे हो, जैसे मान लो एक कॉन्टिनेंट हो गया, महाद्वीप हो गया, कोई कंट्री हो गया, ठीक है, कोई बहुत बड़ा शहर हो गया, ठीक है, अगर ऐसे बहुत बड़े शहर की या फिर बहुत बड़ा स्थान की बात होगा तो उसके जगह एट का प्रयोग ना होके उसके जगह इन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जो छोटे स्थान होते हैं जैसे गांव मोहल्ला, उसके कॉन्टेक्स्ट में एट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं, एक देश होता है, एक महाद्वीप हो गया, उसके लिए इन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब वीडियोस में मैं किसी वीडियो में समझाया हूं, तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न, ये प्रश्न जो है प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड था। 8वां प्रश्न जो है ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियोस हमारे चैनल में 2-3 ठो वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, और मिस स्पेल्ड वर्ड का भी हमारे वीडियो अवेलेबल है चैनल में, आप उसको भी जाके देखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक वाइज हमारे चैनल में वॉइस के ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल है। 4-5 वीडियोस मैं वॉइस का कराया हूँ, नरेशन का नहीं लाया हूँ, तो इसके लिए वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा। अब यहाँ पे चलते हैं। अ पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स विथ इक्वल स्किल इज नॉन एज, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग बराबर स्किल के साथ कर सकता है, उस इंसान को क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट या फिर क्रेड्यूलस, क्या कहोगे ऐसे इंसान को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स विथ इक्वल स्किल इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो स्टडी करता है मनुष्य के या फिर मानव के विकास पर। जब उसका शुरुआत हुआ था, मानव के विकास का शुरुआत हुआ था, उसका स्टडी करने वाले को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। इसको कह लीजिए कि मानव विज्ञानी, ठीक है, जो मानव के विकास के बारे में स्टडी करता है उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब तो परोपकारी होता है, ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करने वाला, उसको हम ऑल्ट्रिस्ट या परोपकारी कहते हैं। या पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फलेसली फॉर अदर्स, जो बिना किसी स्वार्थ के लिए दूसरे की सोचता है, उसको हम ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं। क्रेडुलस का मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता है। अ पर्सन हु इज़ टू रेडी टू बिलीव, जो आसानी से किसी की बात को हाँ विश्वास कर लेता है या फिर झांसे में आ जाता है, उसको हम क्रेडुलस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 8 था। नौवां प्रश्न है कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने बताया कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे वीडियो चैनल में इंग्लिश वाले में 4 वीडियोस एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव का है, तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि चूज द एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ, मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसका एक्टिव या पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो पैसिव फॉर्म ही पता करना है क्योंकि एक्टिव तो दिया है। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैं किसी भी इंसान पर या किसी पर भी भरोसा नहीं किया था। अब इसका सही पैसिव फॉर्म क्या होगा बताना है। नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी, एनी बडी हैड बिन ट्रस्टेड बाई मी, नो बडी वुड बी ट्रस्टेड बाई मी, और नो बडी हैज़ बिन ट्रस्टेड बाई मी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होता है आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी। पहले ये तो इससे आसान है क्योंकि जो आई है वो ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आई का देखिए मी हो गया, और जो पैसिव फॉर्म होता है उसमें बाय का प्रयोग होता है, एक्टिव में प्रयोग नहीं होता। तो बाय तो सभी में है, तो मतलब पैसिव ही कन्वर्ट करना था। ट्रस्ट एक सिंगुलर है, और डिड जो है प्रेजेंट का है, मतलब प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, सॉरी पास्ट टेंस का है, तो इसका पास्ट में ही कन्वर्ट होता है। तो जो डिड जिसमें प्रयोग होता है उसका वॉज और वेयर में कन्वर्ट होता है। तो देखिए डिड था तो यहाँ पे आई का मी में कन्वर्ट हो गया। एनीबडी है तो एनीबडी के साथ वॉज का ही प्रयोग होगा, तो देखिए यहाँ पे वॉज का। लेकिन याद रखिएगा डू नॉट नेगेटिव है और यहाँ पे एनीबडी है तो उसके लिए नो बडी का यूज हो जाता है। तो नो बडी वॉज ट्रस्ट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ट्रस्टेड। तो यहाँ पे ट्रस्टेड यूज कर दिया। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, और बाकी जो ये वीडियोज अवेलेबल है आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसेप्शन। ठीक है, ये चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इंसेप्शन का बिल्कुल सही मतलब बताता है। इनिशिएटिव, बिगिनिंग, इनिशियल या फिर ओरिजिन। ठीक है, देखिए इंसेप्शन का मतलब अगर देखा जाए तो आरंभ होता है। ठीक है, आरंभ, और कहीं ना कहीं इनिशिएटिव का मतलब भी एक शुरुआत होना ही होता है, बिगिनिंग का मतलब भी शुरुआत होता है, इनिशियल का मतलब भी शुरुआत ही होता है। लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ओरिजिन। क्योंकि इंसेप्शन का मतलब वो पॉइंट से होता है जहाँ से किसी चीज़ का स्थापना होता है, आरंभ होता है, शुरुआत, एकदम बिल्कुल शुरुआत की, जहाँ से किसी चीज़ का, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था है, उसकी शुरुआत हो रहा है, मतलब वो संस्था एग्जिस्ट ही नहीं करता, एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत हो रहा है। तो जब ओरिजिन की बात हो रहा है, ओरिजिनेशन की बात हो रहा है, तो हम उसको वहाँ पे ओरिजिन ही इसके लिए प्रॉपर एक सिनोनिम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे चैनल में एंटोनिम सिनोनिम का भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को 10 अलग अलग टॉपिक का देखा। 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसी तरह का अगर वीडियो मैं लाऊंगा तो आपका कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से भी जरूर ज्वाइन करिएगा। इन सब का जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ उसका आंसर आप टेलीग्राम में भी कर सकते हैं, वह मैं वहाँ पे करेक्ट करके बताऊँगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।